Through fire and flood, against gods and monsters, he will find his way home. इमेजिन करो आप एक वॉर लड़के घर लौट रहे हो 10 साल, और ये 10 सालों में आपने बहुत सारे अपने दोस्तों को मरते हुए देखा, खून देखा, धोखा देखा, और फिर आप जीत गए। दुनिया की सबसे खतरनाक जंग लड़ने के बाद आपको घर पहुंचने में और 10 साल लगने वाले हैं। They sailed into the ultimate unknown, where history fades and myth begins. तुम जीत तो गए, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते आप एक ऐसे आइलैंड पे जाओगे जहां पे आपके दोस्त टर्न बाय टर्न मरते जा रहे हैं, जहां पे एक आइलैंड पे पहुंचते ही लोग अपना पास्ट भूल जाते हैं। एक जायंट मॉन्स्टर एक गुफा में आपका वेट कर रहा है और तुम्हारे दोस्तों को जिंदा खा रहा है, और तुम एक ऐसी आवाज सुनते हो जो दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज होती है। वो आवाज लोगों को अपनी मौत की ओर खींच लेती है। साउंड्स लाइक अ फैंटेसी मूवी, राइट? मार्वल और गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह, या किसी मॉडर्न ब्लॉकबस्टर मूवी की स्क्रिप्ट लग रही है ना। लेकिन ये स्टोरी स्टार्ट होती है 3000 इयर्स पहले। जिसने सिनेमा को इंस्पायर किया, जिसने लिटरेचर को एक अलग शेप दिया, साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस किया, और क्रिस्टोफर नोलन, जिन्होंने इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, डनकर्क, ओपेनहाइमर ऐसी अलग अलग टाइप की मूवी बनाई है, और यही डायरेक्टर अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवी बनाने जा रहे हैं। To capture true scale, you must face the elements, physical reality. No digital substitute. This is cinema at its absolute limit. क्या ओडेसी सिर्फ एक मिथ है? क्या इसके पीछे में सच में कोई हिस्ट्री छुपी हुई है? क्या ट्रॉय वाकई में एग्जिस्ट करता है? क्या ओडेसिस नाम का रियल में कोई पर्सन था? और क्या उन मॉन्स्टर्स का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? आज सिर्फ हम एक स्टोरी नहीं सुनेंगे, हम 3000 इयर्स पुरानी एक मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करेंगे। एंशिएंट ग्रीस से लेके मॉडर्न आर्कियोलॉजी तक सारी की सारी चीजें आपको पता चलेगी। पूरा यहाँ पे आपको टाइमलाइन दिखाई देगा कि किस तरह हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी, किस तरह हम लोग माइथोलॉजिकल इवेंट्स को समझेंगे, पूरी स्टोरी को समझेंगे, एंशिएंट टेक्स्ट को समझेंगे, और फिर एंड में क्रिस्टोफर नोलन ने ये वाली मूवी चूज क्यों की, किस तरह बनाई जाएगी और किस तरह हो सकती है, ये पूरी टाइमलाइन आपको यहाँ पे अभी दिखाई दे रही होगी। भले ही पूरी दुनिया ओडेसी को भूल चुकी है, लेकिन आज 3000 इयर्स के बाद एक ऐसा डायरेक्टर जो ये वापस मूवी बनाने वाला है, क्या हो सकता है, क्या मेन स्टोरी है, आइए जानते हैं ओडेसी का सच। सबसे पहले एक शॉकिंग बात, होमर। बहुत लोग का मानना है कि वो पर्सन रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, या होमर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं था। Tell me, O muse, of that ingenious hero who wandered far and wide after the fall of Troy. Many were the men whose cities he beheld. ये 3000 इयर्स पुराना एक कैरेक्टर, उसकी आइडेंटिटी खुद एक मिस्ट्री है कि क्या वो रियल में था कि नहीं था। एंशिएंट ग्रीक बिलीव करते हैं कि होमर एक ब्लाइंड पोएट था, एक जीनियस स्टोरी टेलर, जिसने एलियड और ओडेसी दोनों लिखे। हार्वर्ड के स्कॉलर ने कुछ एक ट्रेडिशनल स्टडीज की, जिसमें वो लोग ऐसा मानते हैं कि पहले के टाइम पे ना तो प्रेस थी, ना तो इंटरनेट था, ना तो उस जमाने में बुक्स हुआ करती थी। लोग स्टोरी याद रखते थे, सुनते थे, गाते थे, और वो स्टोरी को नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट करते थे। On these ancient weathered scrolls, history transforms into living myth. The legends of Troy come alive. सोचो, आज हमारी लाइफ से अगर इंटरनेट गायब ही हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे हमने एवेंजर्स की मूवी देखी है, पूरी स्टोरी है पता है, तो वो स्टोरी हमें याद रखनी पड़ेगी और हम नेक्स्ट जनरेशन को पास आउट करेंगे। और सोच लो कि 300 साल बाद वो स्टोरी में कितना कुछ एडअप हुआ होगा, कितना सारा ट्विस्ट एंड टर्न्स किया होगा, और कौन से तरीके से वो पहुंचेगी नेक्स्ट जनरेशन पे, बस
यही हमारी सेम स्टोरी है द ओडिसी की। 3,000 years ago, a story was born. It survived the fall of empires, preserved by scribes through the Dark Ages. It was reborn on mechanical printing presses. हजारों सालों तक लोग ये सेम स्टोरी है उसको सुनते गए, गाते गए, पास ऑन करते गए, इवॉल्व हुई और इस तरह बॉर्न होता है हमारी स्टोरी द ओडिसी का। In the beginning, there was only chaos. From the darkness, earth and sky were born. Behold the great fire of creation! लेकिन ओडिसी को समझने के लिए पहले हमें वो दुनिया में जाना पड़ेगा जहां से ये सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है। माइसेनियन ग्रीस। देखो, जब भी ग्रीस का नाम आता है हम लोग क्या सुनते हैं? व्हाइट बिल्डिंग्स, व्हाइट डोम्स, ब्लू डोम्स और टूरिस्ट बीच याद आते हैं। लेकिन पहले का ग्रीस पूरा अलग था। ये वॉरियर्स की दुनिया थी, ये किंग्स की दुनिया थी, साइक्लोपियन वॉल्स की दुनिया थी और यहाँ के रूलर सिर्फ किंग्स नहीं थे, कमांडर्स भी थे। This was the age of Agamemnon, a world of epic heroes and legendary stone. और वो मिलिट्री कमांडर्स के फोर्ट्स के पास बहुत सारी स्टोन्स की जाइंट वॉल्स हुआ करती थी। इसीलिए ग्रीक्स बिलीव करते हैं कि ये वॉल सिर्फ जाइंट्स ही बना सकते हैं और इसीलिए उनको कहा जाता है साइक्लोपियन वॉल्स। अब इसी दुनिया में लेजेंड्स आते हैं जिन्होंने होमर को इमॉर्टल बना दिया। एगमेम्नन, अकिलीस, मेनुलस और ओडिसिस। और फिर ये एक ऐसी इवेंट स्टार्ट होती है जिसने पूरी की पूरी ग्रीक सिविलाइजेशंस को हिला दिया और उसका नाम था ट्रोजन वॉर। और यहीं से स्टार्ट होती है हमारे ओडिसी की कहानी। बहुत लोग का मानना है कि ये स्टार्ट हुआ था एक औरत की वजह से। हाँ, सुनने में थोड़ा आपको अजीब लगता है। वो औरत का नाम था हेलन, द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग ट्रॉय के जो प्रिंस थे पेरिस, वो हेलन को भगा के लेके गए थे। Behold the fury of Achilles, Hector, the shield of Troy, Ajax, a wall of bronze, Agamemnon, king of men, and Odysseus, master of the mind. और ग्रीस के किंग ने मिलकर ट्रॉय पर वॉर डिक्लेयर कर दी। एक्लिस, हेक्टर, एजेक्स, एगेमेम्नन और ओडिसिस सब एक ही बैटलफील्ड पर उतर आए। 10 साल तक खून, बदला, वॉर। 10 years of blood, for what? Only ego remains in this wasteland. ईगो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पे हिस्ट्री डिवाइड हो जाती है। कुछ लोग इसको सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि रियल में ट्रॉय की वॉर हुई थी और यहाँ से हमारी फेमस एक और कहानी स्टार्ट होती है ट्रोजन वॉर के बारे में। मेन क्वेश्चन वहीं पे आके रुकता है, क्या ये वॉर सच में हुई थी या सिर्फ एक इमेजिनेशन था? 19th सेंचुरी में एक ऑब्सेस्ड बिजनेसमैन ने डिसाइड किया कि वो ट्रॉय को ढूंढ निकालेगा। उसका नाम था हेनरिक स्केलमैन। अब सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, कहते थे कि ट्रॉय कोई रियल में सिटी नहीं है। लेकिन फिर टर्की के एक असरलिक नाम की जगह पर एक्सकेवेशन हुई और जमीन के नीचे एक नहीं, दो नहीं, लेकिन पूरे के पूरे अलग अलग टाइप के सिटी के एंशिएंट ट्रेड्स मिले और एंशिएंट चीजें मिली, जिसमें बर्न्ट वॉल्स थी, कोलैप्स स्ट्रक्चर थे और वॉर के निशान भी थे। क्या वो होमर की ट्रॉय थी? पता नहीं है, लेकिन सर्टेनिटी तो थी कि एक कुछ तो वो टाइम पे हुआ था। पहली बार मिथ और हिस्ट्री के बीच की जो लाइन है वो धुंधली पड़ गई और ये सब के बीच में एक इंसान जो अपने घर लौटता है, द ओडिसिस। और यहाँ से हमारी कहानी होती है स्टार्ट, द ओडिसी।
और उसकी जर्नी हिस्ट्री का सबसे डेंजरस रोड ट्रिप बनने वाली थी। From the dawn of myth to the pages of history, the story becomes alive. अगर आप सुपर हीरो मूवीज देखते हो तो आप जब भी ग्रीक हीरो की बात करते हो तो डेफिनेटली आप उसको इमेजिन किस तरह करोगे? एकदम पावरफुल मैस्कुलिन हीरो होगा, सबसे डेंजरस फाइटर होगा, लेकिन ओडेसिस पूरा अलग था। वो एक्लिस जैसा नहीं था। ओडेसिस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उसका बॉडी नहीं, उसका दिमाग। स्ट्रेटेजी, पेशेंस, एडेप्टेबिलिटी, वो वॉरियर कम और सर्वाइवर बहुत ज्यादा था। वो परफेक्ट हीरो नहीं था, कभी एरोगेंट, कभी रूथलेस, कभी सेल्फिश, कभी ब्रिलियंट। और इसीलिए ओडेसिस एक गलती कर बैठता है, लेकिन उसकी सबसे अच्छी बात थी वो जब भी गिरेगा तो ऑलवेज वापस उठता था। इसीलिए आज 3000 सालों के बाद भी लोग ओडेसिस को याद करते हैं। ओडेसिस को ये सब चीजें सिंपल लग रही थी, बस ट्रॉय की वॉर खत्म और कुछ नहीं करना है, सामने ओशन है, घर जाना है, एंड बट रियल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो समंदर के पास जहां पे मॉन्स्टर उसका इंतजार कर रहे हैं, गॉड्स उसके खिलाफ खड़े हैं और हर आइलैंड पर थोड़ा थोड़ा उसको तोड़ने की ट्राई की जाएगी। और अगर आप कोई ऐसी जर्नी पे निकल पड़ते हो जहां पे कभी कभी ऐसा फील होता है कि बैटल जीतने से ज्यादा घर पहुंचना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता और ओडेसिस दुनिया की सबसे डेंजरस ट्रिप स्टार्ट करता है, द ओडेसी हैज जस्ट बिगन। We left 1,000 souls upon that shore. Only the dead have seen the end of war. Now, we go home. अगर आप सोच रहे हो कि ट्रॉय की वॉर खत्म होने के बाद ओडेसिस की प्रॉब्लम खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं है। यहाँ से ही उसकी रियल जर्नी स्टार्ट होती है। वॉर खत्म हो चुकी थी, लेकिन सबको घर जाना था। एथिका, वाइफ्स, चिल्ड्रन, नॉर्मल लाइफ, लेकिन फिर सब लोग एक अजीब आइलैंड पे पहुंचते हैं, लोटस ईटर। यहाँ कोई मॉन्स्टर्स नहीं थे, कोई वॉर नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ अलग टाइप के लोटस थे वहाँ पे। लेकिन जैसे ही आप वो लोटस को खाओगे तो आप अपना पास्ट है वो भूल जाओगे और आप अपने आप को मौत की ओर ले जाओगे और आप वहां से कभी निकलने का सोचोगे भी नहीं। और ओडेसिस को ये चीज पहले ही पता चल गई, तो वो खींच खींच के अपने एक एक सोल्जर से उसको वापस बोट में बिठाता था, वहां से लेके जाता था, क्योंकि अगर एक बार आपने वो लोटस खा लिए तो आप वो आइलैंड के बाहर कभी निकल नहीं पाओगे। No! Cover your mouths! Back to the ships! अब ओडेसिस को लगा यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, क्योंकि उसमें से कुछ सोल्जर्स अपना घर, फैमिली, एथिका, वो सब चीजें भूल रहे थे। लेकिन यहाँ से एक उसका और खतरनाक नाइटमेयर स्टार्ट होता है। वो एक दूसरे आइलैंड पे जाता है। अब इमेजिन करो, आप एक केव में जाते हो जिसको हम लोग गुफा बोलते हैं। वहां पे जाइंट चीज व्हील्स है, जहाँ पे बहुत सारे कैटल है। आपको लगता है सब कुछ नॉर्मल है। आप वहां पे खड़े हो, अचानक से वो केव पूरी हिलती रहती है, ऊपर से स्टोन्स गिरते हैं एंड फिर एक आता है अंदर जाइंट साइक्लोप्स, पॉलिथमियस, एक आंख वाला मॉन्स्टर, माउंटेन जितना बड़ा। और ये देख के ओडेसिस और उसके जितने भी साथी थे वो लोग इमेजिन की नहीं कर पा रहे थे कि ऐसी चीजें भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। वो एक के बाद एक ओडेसिस के दोस्तों को पकड़ पकड़ के खा रहा था। ओडेसिस वहां पे कुछ नहीं कर पा रहा था। ना तो ये मार्वल की मूवी है, ना ही कोई सुपर पावर है, सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन अगेंस्ट जाइंट्स है। लेकिन मैंने पहले ही बोला, ओडेसिस की मेन स्ट्रेंथ क्या थी? इंटेलिजेंस। उसने कुछ नहीं किया, वो जो जाइंट था उसको पहले वाइन पिलाई। अब वो जाइंट ने उसका नाम भी पूछा। ओडेसिस ने क्या बोला? नोबडी। उसका नाम क्या था? नोबडी। और फिर वो सो गया। और जैसे ही वो सो गया, ओडेसिस ने अपने साथी को लेके एक बहुत बड़ा वुड का जो लकड़ा होता है
उसका आपको पता ही है कि हम लोग क्या करते हैं, एरो बना सकते हैं। उसके आगे फायर जलाया और वो फायर जला के वो जो जाइंट वहां पे सो रहा था वो जाइंट के जाके सीधे ही आंखों में डाल दिया और वो जाइंट एग्जैक्टली वही टाइम पे ब्लाइंड हो गया। अब वो साइक्लोप्स था, वो साइक्लोप्स ने बाकी सारे जायंट्स को बुलाने की ट्राई की। बाकी सारे जायंट्स वहां पे आए भी और वो बाकी सारे साइक्लोप्स ने पूछा कि तुम्हारे साथ ये किसने किया है, तो इसने आंसर क्या दिया, नोबडी। और इसी तरह ओडेसिस वहां से बच निकलता है, लेकिन एक गलती कर देता है। मैंने आपको बोला कि वो थोड़ा इगोइस्टिक था। वहां से जाते टाइम पे वो चिल्लाता है कि माय नेम इज ओडेसिस, याद रखना। अब साइक्लोप्स वो पोसाइडन का बेटा था जो समंदर का राजा है। अब वो ओडेसिस का दुश्मन बन जाता है और अब ओडेसिस की आगे की जर्नी समंदर में और भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है। उसको अलग अलग लेवल के मॉन्स्टर, उसके बाद वहां समंदर के नीचे की दुनिया, सब चीजों से फेस करना पड़ेगा क्योंकि पोसाइडन ने उसको अब कर्स किया है। यूलुस, उसने ओडेसिस को एक बैग दिया। वो बैग में क्या था, एक हवा थी। सुनने में थोड़ा फैंटेसी जैसा लग रहा होगा आप लोग को, जिसने सारी डेंजरस विंड बंद थी। इसमें एक हवा जो उसको घर ले जाती, लेकिन जब एथिका नजर आ रहा था तो कुछ सेलर्स जो ओडेसिस के साथ थे उसके अंदर थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, कुछ लोग के अंदर डिजायर था, कुछ लोग के अंदर डर था और उसने वो ओपन कर दिया। They were warned never to break the sacred seal. Now, an ancient terror awakens. फिर आते हैं लस्ट्रिगोनियंस, जाइंट कैनिबल्स, जिन्होंने उनके सारे शिप्स डिस्ट्रॉय कर दिए। फिर आती है सर्स, एक सॉर्सरस जिसको हम लोग विच बोलते हैं, जो इंसान को जानवर में कन्वर्ट कर देती। सर्स के पास सिर्फ मैजिक नहीं था, उसके पास टेम्पटेशन थी, प्लेजर था, कंफर्ट भी थी, एक ऐसी लाइफ जहां पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो बहुत सारे लोग वहीं पे रह गए और एक्चुअली वो एक टाइप की विच थी, मतलब आप समझ सकते हो कि आत्मा होती है वो इनडायरेक्टली उनके लोगों को मार डालेगी, उनको अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेगी और उसी तरह उसके कुछ लोग वहां पे भी मारे गए। और ये सब से बचने के लिए अब ओडेसिस को जाना पड़ता है अंडरवर्ल्ड। हाँ, जिसके बारे में हमने बहुत बार सुना है, जिसको कुछ लोग नर्क बोलते हैं, कुछ लोग हेल बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वहां पे बहुत सारे भूत, प्रेत, आत्मा और कुछ ऐसे चीजें रहती है जिसको हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। और अंडरवर्ल्ड को मौत के बाद की दुनिया माना जाता है। तो ओडेसिस ने वहां पे अपने कुछ पुराने साथी को देखा जो ऑलरेडी मर चुके थे। उनको कुछ फ्यूचर वार्निंग्स भी मिली, लेकिन घर लौटने का मतलब सिर्फ फिजिकल जर्नी नहीं था, उसके लिए ये एक अब इमोशनल जर्नी बन चुकी थी। Odysseus, you seek a path back home. और फिर ओडेसिस का सामना होता है ह्यूमन इमेजिनेशन के सबसे डेंजरस क्रिएचर से, साइरेंस। उसकी आवाज इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि वो कोई भी सेलर से वो अपने आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अब ओडेसिस ने क्या किया, अपने जितने भी साथी थे उनके कान में वैक्स डाल दिया ताकि उनको कुछ सुनाई ना दे और अपने आप को बांध दिया। क्यों? बिकॉज ओडेसिस को कान ओपन रखने पड़ेंगे, डायरेक्शन बताना पड़ेगा। वहां पे वो जितनी भी अलग अलग टाइप की अप्सरा थी वो आएगी, उसको ट्राई करेगी डिस्ट्रैक्ट करने की, लेकिन ओडेसिस ने अपने आप को ही बांध रखा था कि वो वहां से हिलेगा नहीं, बिकॉज उसका सपना सिर्फ एक ही था, कुछ भी करके खुद को और अपने सेलर्स को सबको वापस जिंदा घर लौटाना। और फिर आता है सिला और क्रिप्टस, एक 6 हेडेड जाइंट मॉन्स्टर। दूसरी तरफ एक जाइंट वॉलपुल है और कोई परफेक्ट चॉइस नहीं है। किसी ना किसी को तो मरना ही पड़ेगा, यही एडल्टहुड था। अब यहाँ पे ओडेसिस के पास कोई चॉइस नहीं थी।
या तो वो 6 हेडेड जाइंट मॉन्स्टर का सामना करे, या यहाँ पे वर्लपूल है वहां पे अंदर चला जाए। और यहाँ पे ही उसको कुछ ऐसे हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके बाद आता है हेलियस का आइलैंड। वार्निंग क्लियर थी, सेक्रेड कैटल है, उसको टच मत करना। लेकिन सारे के सारे सोल्जर्स भूख से मर रहे थे। उन्होंने ट्राई बहुत किया कि नहीं मारना है, फिर उसमें से एक सोल्जर्स ने वो सेक्रेड कैटल को मार डाला और मार के खा गया। और फिर ज्यूस ने पनिशमेंट दी। स्टॉर्म, लाइटनिंग, शिपरेक, एक एक करके सब मर गए और सिर्फ फाइनली एक ही आदमी बचा, द ओडेसिस। Odysseus! वो आदमी जिसने ट्रॉय सर्वाइव कर लिया था, मॉन्स्टर्स को सर्वाइव कर लिए थे, अंडरवर्ल्ड को सर्वाइव कर लिया था, अब वो अकेला रह चुका है। फिर आती है कलिप्सो, एक इमॉर्टल गॉडेस, जो ओडेसिस को चॉइस देती है कि तुम इमॉर्टल बन जाओगे, तुम्हारा यूथ, तुम्हारा लाइफ, कोई सफरिंग नहीं, कोई पेन नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, पूरी जिंदगी तुम ऐसे ही जी सकते हो और तुम कभी मरोगे भी नहीं। लेकिन ओडेसिस ने डिक्लाइन कर दिया। क्यों? एक उसका खुद का किंगडम एथिका, एक उनका बेटा, उनकी वाइफ, वो सब लोग उसके लिए वेट कर रहे थे और उसको वहीं पे वापस जाना था। I offer you youth and immortality, Odysseus. Stay with me. उसने ऐसा क्यों किया? बिकॉज उसके लिए इमोर्टलिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट था उसके घर जाना। उसको एथिका चाहिए थी, पेनेपल चाहिए थी और अपनी लाइफ चाहिए थी, चाहे इम्परफेक्ट हो या परफेक्ट। और जितनी भी चीज है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, उसकी सारी की सारी डीप रिसर्च, एंशियंट टेक्स्ट और एग्जैक्टली किस तरह सब कुछ मैंने बताया हुआ है, उसकी आपको अलग अलग टाइप की डीप रिसर्च, उसकी वेबसाइट, सब कुछ आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई मैं खुद बना के नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी ग्रीक माइथोलॉजिकल टेक्स्ट अवेलेबल थे उन सबको स्टडी किया हुआ है। उसके बाद ये पूरा का पूरा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। और आगे ये भी अभी आएगा कि क्रिस्टोफर नोलन ने यही वाली मूवी चूज क्यों की, क्या क्या हो सकता है, किस तरह बनाई जा सकती है, वो भी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो पूरा का पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब आते हैं अपनी स्टोरी पे वापस। We all search for a place to call home, a distant shore of purpose and peace, bound by the same timeless journey, to find where we belong. 20 साल बाद ओडेसिस अपने घर लौटता है। कोई उसे नहीं पहचानता है। वो एक रैग्ड कपड़े में होता है जिसमें कैसे गरीब लोग रहते हैं, कोई उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, वो देखता है कि उसी के लोग ने उसको बैकस्टैबिंग किया हुआ है। He finds all the suitors over there, जिनको एथिका चाहिए था, जिनको किंगडम चाहिए था, ठीक है, जिन्होंने पूरा एथिका को चेंज कर दिया था। बहुत सारे लोग के उनको इनकी वाइफ है, ठीक है, इससे शादी करनी थी। This wine is fit for kings. To the new king of Ithaca, whoever he may be. उनका बेटा टेलेमिकस, जो बिना बाप के बड़ा हो चुका था, और ओडेसिस वही रैग कपड़ों में अपने घर में घुसता है, वेट करता है। पेशेंस ऑलरेडी उसने लर्न कर लिया होता है, पूरा का पूरा प्लान बनाता है। और फिर आता है वो दिन जब आता है एक बो एंड एरो, जिसको सिर्फ और सिर्फ ओडेसिस ही कंट्रोल कर सकता है और सिर्फ वही उसको चला सकता है। बो और एरो चलाने के बाद पूरी कहानी यहाँ पे खत्म होती है। और एग्जैक्टली किस तरह खत्म होती है वो डेफिनेटली आप मूवी में देखोगे, पूरी स्टोरी में आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा। अब क्या ये सब चीजें सच थी? क्या रियल में ओडेसिस एग्जिस्ट करता था?
क्या ट्रॉय एग्जिस्ट करता था? क्या ट्रोजन वॉर हुई थी? The time has come to strike! For glory! क्या सिसिला एग्जिस्ट करती थी? क्या वो जायंट मॉन्स्टर एग्जिस्ट करता? एविडेंस नहीं है। ट्रॉय का एविडेंस है। For centuries, it was dismissed as mere myth. But here, legend fades into history. क्या ग्रीक वॉरियर्स ने ब्रॉन्ज वॉर लड़ी हुई थी? बिल्कुल लड़ी हुई थी। इसके तो बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, उनको बहुत सारे प्रूफ भी मिले हुए हैं। We searched the earth for the Cyclopes, scoured the seas for Sirens and Scylla, but the ruins hold no such secrets. The archaeological record is silent. क्या होमर आई विटनेस था? शायद नहीं। This is the world behind Homer's epic, a landscape of grand palaces and bustling ports, where legendary warrior kings prepared for war. और देखो, यही ओडेसी का मैजिक था। कुछ लोग उसको मिथ मानते हैं, कुछ लोग इसको हिस्ट्री मानते हैं, और इसीलिए यहाँ जहाँ पे फैक्ट्स खत्म होते हैं, वहां पे ऐसी स्टोरीज है वो स्टार्ट होती है। We examine the evidence, searching for truth. But where history falls silent, stories give meaning to unknown. They fill the spaces stars cannot explain. Main question: why Christopher Nolan chose this movie? Sing in me, muse, of that man of twists and driven time and again off course after he plundered the hallowed heights of Troy. Through generations, the epic journey continues. आपने पूरी स्टोरी देखी और इसीलिए शायद क्रिस्टोफर नोलन ने ये मूवी को चूज किया। एक फिल्म मेकर जो टाइम से ऑलरेडी ऑब्सेस्ड है। मेमोरी, आइडेंटिटी, सैक्रिफाइस, सर्वाइवल। इंटरस्टेलर में घर लौटना था, डनकर्क में घर लौटना था, ओपेनहाइमर में भी एक इंसान की चॉइस की कॉन्सिक्वेंसेस से लड़ रहा होता है, और अब आते हैं ओडिसीज। आपने बहुत सुना होगा क्रिस्टोफर नोलन ने ये मूवी पूरी की पूरी एट द मिडल ऑफ द ओशन शूट की हुई है, अलग अलग लोकेशन पे शूट हुई है, रियल बड़े बड़े आईमैक्स कैमरा यूज हुए हैं, मिलियंस ऑफ अलग टाइप की इफेक्ट्स डाली हुई है। दिस विल बी वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म इन द वर्ल्ड व्हिच विल बी एंटायरली शॉट इन आईमैक्स कैमरा। क्यों? क्योंकि वो आपको फील करवाना चाहते हैं कि एक ऐसी चीज जिसको कुछ लोग मिथ मानते हैं, जिसको कुछ लोग हिस्ट्री मानते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक माइथोलॉजी है, जो एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन रियल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, तो आज 3000 इयर्स के बाद वो अपने विजन से, अपने फिल्म मेकिंग से आपको दिखाना चाहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड हैव हैपेंड ओवर देयर एट दैट टाइम 3000 इयर्स अगो। Time moves and memory fades. Yet here, every human experience lives forever. This is why we tell stories. देखो, ओडिसीज की कहानी हमें रिलेवेंट क्यों लगती है? जायंट मॉन्स्टर्स थे इसीलिए नहीं। वो हमें हमारी स्टोरी क्यों लगती है? बिकॉज हम सब भी कहीं ना कहीं एक एथिका को ढूंढ रहे हैं, अपने ड्रीम्स को ढूंढ रहे हैं, अपने पर्पस को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी विक्ट्री खुद को खोकर नहीं मिलती है, खुद को वापस लौटकर, खुद को वापस पाकर मिलती है। Whenever you will find yourself, that will be the biggest victory for any kind of a person. अगर आपको लगता है कि ये स्टोरी सिर्फ माइथोलॉजी नहीं है, लेकिन हम सबकी एक रिलेटेबल स्टोरी है, तो हो सके उतने ज्यादा लोगों के साथ ये वाला वीडियो शेयर करिए। पहले ही बोल दिया, जितनी भी डीप रिसर्च रिपोर्ट थी, एंशिएंट टेक्स्ट था, वो सब चीजें आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये कोई पेड पार्टनरशिप वाला वीडियो नहीं था। हो सके तो ट्राई करना कि ये मूवी अगर आपके आजू बाजू में आईमैक्स में अवेलेबल है, सो यू कैन वॉच द मूवी इन आईमैक्स। अदरवाइज आप कॉमन थिएटर में भी देख सकते हो। सो वी विल गेट टू नो अबाउट इट, दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड हैव हैपेंड एट दैट टाइम। कैसी स्टोरी हो सकती थी, कैसी माइथोलॉजी हो सकती है। We all know about the Christopher Nolan's work, कि what kind of thing he's doing from the past so many years। तो क्या क्या चीजें ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किस तरह कोई भी स्टोरी को पोर्ट्रेट कर सकते हैं किसी और अलग टाइप की फिल्म मेकिंग की लैंग्वेज में। और अगर आपको ऐसी डीपली रिसर्च सिनेमा, स्टोरी टेलिंग और डॉक्यूमेंट्रीज अच्छी लगती है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। Until then, safe travels and remember, the Odyssey was never about just trying to get Ithaca. It was about who you become while trying to get there. Jai
हिंद।